नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसमें ना तो मरने वाले को पता होता है कि वो मरने वाला है और ना ही मर्डर करने वाले को पता होता है कि आज वो कोई मर्डर करने वाला है। हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर मर्डर केस की, जो मुंबई में काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा था। ये पूरी कहानी मारिया मोनिका ससाईराज के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि इस कहानी का मेन किरदार मोनिका ही है। मोनिका का जन्म कोच्चि में होता है और यह केरल में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस है, जिसका अच्छा खासा नाम है और कई फिल्मों में काम भी किया है, जैसे एक्सक्यूज मी, ओके सर ओके और एक दंता जैसी फिल्मों से कन्नड़ फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी है। लेकिन मोनिका बॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहती है। इसके बाद मोनिका 2007 में मुंबई आ जाती है, लेकिन मोनिका हिंदी कम जानती थी, उसे बोलने और समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए जब भी वह किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती थी, तो उस हिंदी न आने के कारण उसे हर जगह रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था और डायरेक्टर उसे कुछ भी बहाना बनाकर वापस भेज देते थे। इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है नीरज ग्रोवर। यह 25 साल का एक नौजवान युवक था और यह एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जहां पर लोगों को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता था। उस समय एक शो आता था जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, जिसको शाहरुख खान लीड करते थे। नीरज ग्रोवर उस प्रोडक्शन टीम के साथ जुड़े हुए थे। एक दिन मारिया टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के लिए सेट पर पहुंचती है, जहां नीरज ग्रोवर से उसकी मुलाकात होती है। नीरज ग्रोवर आते हैं और उसका ऑडिशन लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में था और मोनिका को हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो इसी दौरान नीरज ने मोनिका से कहा कि ये शो हिंदी में है, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी अच्छे से बोल सके और समझ सके, तो हम आपको किसी और शो में मौका देंगे। इतना कहकर नीरज ग्रोवर उठकर चले जाते हैं। इसी दौरान मोनिका नीरज के ही ऑफिस के किसी स्टाफ से उनका नंबर ले लेती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। और दोस्ती इस हद तक बढ़ती है कि दोनों साथ घूमने लगते हैं, समुद्र के किनारे, रेस्टोरेंट में खाना खाने, कभी मूवी देखने। तो ये सिलसिला काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। इस कहानी का एक और मुख्य किरदार है जेरोम मैथ्यू, जो कि मोनिका का बॉयफ्रेंड है। दोनों ही बचपन से साथ पढ़े हैं, कॉलेज भी दोनों ने साथ में ही किया। जोरन मैथ्यू नेवी ज्वाइन कर लेता है और मोनिका फिल्मों का रुख कर लेती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत तो होती है, लेकिन मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है और मारिया यहाँ मुंबई में आकर रहने लगती है। इसी दौरान मारिया जेरोम को अपनी दोस्ती के बारे में बताती है कि नीरज ग्रोवर के साथ उसकी दोस्ती हो गई है, जो उसे काम दिलाने में हेल्प करेगा और मुंबई में सरवाइव करने में उसे दिक्कत भी नहीं होगी। और कुछ प्रोडक्शन हाउस के साथ उसकी बात चल रही है, जहां उसे कुछ फिल्म्स ऑफर की जा सकती हैं। लेकिन नीरज ग्रोवर से नज़दीकियां जेरोम को पसंद नहीं थी, बट फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था। और 6 मई 2008 को मुंबई के मलाड इलाके में मोनिका एक नया फ्लैट किराए पर लेती है और नीरज को बोलती है कि क्या आप मेरी सामान शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। तो नीरज मान जाता है और सामान शिफ्ट करवाने के लिए मोनिका के फ्लैट पर चला जाता है। रात के करीब 11 बजे थे। मारिया के फ़ोन पर जयराम का फ़ोन आता है और इसी दौरान नीरज भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसकी आवाज़ जयराम को सुन जाती है। और इसके बाद जयराम मारिया से पूछता है कि क्या नीरज तुम्हारे पास है, जिसके बाद मारिया मना कर देती है और तुरंत फ़ोन काट देती है। और जब जयराम दोबारा फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या नीरज तुम्हारे पास है, तो वह फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है।
मारिया के फ़ोन स्विच ऑफ करने से जयराम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह तुरंत ही कोची से मुंबई जाने का फ़ैसला करता है। इसके बाद वह फ़्लाइट चेक करता है कोची से मुंबई की, और सुबह 3 बजे के करीब एक फ़्लाइट थी जो कोची से मुंबई जाती थी। उसी फ़्लाइट को पकड़कर जयराम कोची से मुंबई आ जाता है। फ्लैट को ढूंढने में जयराम को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मारिया ने पहले ही उसे पूरा एड्रेस बता रखा था कि किस एरिया में उसने अभी नया फ्लैट लिया है। तो वह तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और सुबह 7:30 बजे डोरबेल बजाता है। अचानक डोरबेल बजने से नीरज और मारिया सन्न रह जाते हैं कि इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। फिर सोचते हैं कि शायद कोई कॉलोनी का बंदा कुछ पूछने के लिए आए होंगे। तो जैसे ही मारिया दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर जयराम को देखकर सन्न रह जाती है। उसके बाद जयराम सीधा अंदर आता है और देखता है कि नीरज बिना कपड़ों के ही बेड पर लेटा हुआ है। बिना कपड़ों के नीरज को देखकर जयराम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और किचन से चाकू लाकर अंधाधुंध उस पर वार शुरू कर देता है, जिससे कि नीरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। बीच बचाव करने के लिए जब मारिया बीच में आती है तो जयराम बोलता है कि साइड में नहीं हुई तो तुम्हारा भी मर्डर यहीं कर देंगे, जिसके बाद मारिया साइड में हो जाती है। नीरज की हत्या करने के बाद जयराम और मारिया उसी की लाश के पास शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद मार्केट जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां से तेज़धार चाकू खरीदते हैं और 3 बड़े बड़े बैग खरीद कर लेकर आते हैं। फ्लैट पर आने के बाद नीरज ग्रोवर की लाश के 300 छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और बैग में भरे जाते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों को लेकर गाड़ी में रखा जाता है और मुंबई से दूर किसी सुनसान इलाके पर ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है तो वह वापस फ्लैट पर आ जाते हैं और उसके बाद जयराम और मारिया रात भर उसी फ्लैट में रहते हैं और 12:30 बजे की फ़्लाइट से जयराम मुंबई से कोची वापस लौट जाता है। जब 8 और 9 मई को नीरज ग्रोवर ऑफिस नहीं पहुंचता तो दोस्त पता करने के लिए उसे फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो उसके दोस्त मारिया को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या नीरज उसके पास है, लेकिन मारिया जवाब देती है कि वह 7 मई को ही उसके पास आया था और सामान रखवा कर चला गया था। तब से लेकर अभी तक वह उससे नहीं मिला है। जैसे ही नीरज के माँ बाप को पता लगता है कि नीरज ग्रोवर लापता है और घर नहीं आया है 2-3 दिन से, तो वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनका बेटा 2 दिन से लापता है। तो इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है और नीरज ग्रोवर के फ़ोन की लोकेशन और कॉल डिटेलिंग सब चेक करती है, तो जिससे पता चलता है कि नीरज ग्रोवर की लास्ट लोकेशन मारिया के फ्लैट की आ रही है और जो बातें हुई हैं वो भी मारिया से ही हुई हैं। तो इससे पुलिस का पहला शक मारिया के ऊपर ही जाता है, जिसके बाद मारिया से पूछताछ होती है। शुरुआत में तो मारिया इनकार करती रही कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। वह 7 मई को ही सामान रखवा कर चला गया था, तब से लेकर अभी तक उसी की नीरज से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जयराम और मारिया के बीच हुई बात को पुलिस टैप कर रही होती है और उससे खुलासा होता है कि नीरज का कत्ल हो गया है और उसके जिम्मेदार जयराम और मारिया ही हैं। इसके बाद मारिया पूरी कहानी पुलिस को बताती है और किस तरह से नीरज ग्रोवर का कत्ल हुआ वो सारी घटना पुलिस को बताती है। इसके बाद उस कार को भी बरामद किया जाता है, जिससे लाश को ठिकाने लगाया जाता है और फोरेंसिक सैंपल लिए जाते हैं, जिसके बाद यह कंफर्म हो जाता है कत्ल यहीं पे हुआ है और इसी कार से उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया है। कार से खून के छींटे भी मिलते हैं, जिनसे ये कंफर्म हो जाता है कि इसी कार से नीरज की लाश को ठिकाने लगाया गया है। उसके बाद फोरेंसिक टीम वहाँ से सैंपल कलेक्ट करती है, जो भी सबूत होते हैं उनको कलेक्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पुलिस मारिया और जयराम को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में पेश करती है। मारिया कोर्ट में अपना जुर्म तो कबूल कर लेती है, लेकिन अपना बयान बदल देती है कि उसने कुछ नहीं किया
जो कुछ भी किया है जयराम ने ही किया है। मैं तो नीरज को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जयराम ने मुझे धमकाया कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा, जिसके कारण मैं डर कर पीछे हट गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद कोर्ट सभी दलीलों को सुनकर और सबूतों को देखकर अपना फैसला सुनाती है। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट फैसला सुनाती है, जिसमें जयराम को 10 साल की सज़ा और मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मारिया 3 साल की सज़ा ऑलरेडी काट चुकी थी, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट दोनों मुजरिमों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाती है, क्योंकि यह सोच समझकर किया हुआ कत्ल नहीं था और जयराम कोई हथियार अपने साथ लेकर नहीं आया था। जो कुछ भी हुआ गुस्से और आवेश में आकर हुआ, इसलिए उन्हें ज़्यादा कठोर सज़ा नहीं दी गई। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार खुश नहीं था। उनका कहना था कि ये सरकार का काम है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह ये केस लड़ सकें, इसलिए सरकार उनकी इस केस को लड़ने में मदद करे। लेकिन कोई भी इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करता है, जिसके बाद जयराम भी 2018 में जेल से बाहर आ जाता है। फैसले के तुरंत बाद राम गोपाल वर्मा नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर एक फ़िल्म बनाते हैं, जिसका नाम था नॉट अ लव स्टोरी। इस फिल्म की शूटिंग मात्र 18 दिन में कंप्लीट हो गई थी और राम गोपाल वर्मा का कहना था कि एक बार ये फिल्म मारिया मोनिका को ज़रूर देखनी चाहिए, इससे उनको कुछ सबक मिल सकता है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।